नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात सोने में यानी गोल्ड में निवेश की। देखिए, अगर आपको लंबे वक्त के लिए, लंबे समय के लिए निवेश करना है तो एक बेहतर विकल्प है सोने में निवेश करना। हमेशा ये देखा गया है कि सोने में लंबे समय के लिए निवेश करना फायदेमंद रहता है। भारत में निवेश के लिए सोना एक भरोसेमंद विकल्प होता है। सालों से लोग अपनी बचत को सोने में निवेश करते हैं। सोने में निवेश के अलग अलग विकल्पों का आप इस्तेमाल कर इससे लाभ उठा सकते हैं। मसलन फिजिकली गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड भी है और साथ ही साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोने में निवेश के लिए आपके पास क्या कुछ बेहतर विकल्प मौजूद हैं, सोने में निवेश के समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ सोने में निवेश करना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में निवेश और आपकी टैक्स देनदारी क्या कुछ होती है, और इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं राहुल गुप्ता जी, जो कि गोल्ड एक्सपर्ट हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस मनी मंत्रा के इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत सर राहुल जी मैं आपसे इसी सवाल के साथ करना चाहूँगा कि जिस तरह से सोने के भाव में गिरावट आई है, क्या इस वक्त सोने में निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है क्या? कि सोने के दाम भारत में पिछले 18-19 सालों के अंदर अंदाजन 5,000 से 50,000 पहुंच गए हैं, 10 गुना हो गए हैं। तो भारत में ऐसे कई लोग हैं जो एसआईपी की तरह हर महीने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सोना खरीदते हैं। तो 10 गुना का इजाफा जो है वो अपने अंदर बहुत बड़ा जो 10 गुना का इजाफा है वो अपने अंदर बहुत बड़ा जवाब है बात के अंदर। और जो हाल की जो परिस्थिति है पिछले एक साल के अंदर कोरोना के रहते जो सोने का दाम 30,000 से 50,000 पहुंच गया, बल्कि मैं कहूंगा 56,000 तक पहुंच गया, और उसके बाद वापस सोने का दाम 45,000 आकर और आज की तारीख में अंदाजन 48,500 के आसपास है। तो ये साफ दिखा रहा है कि जब तक अनिश्चितताएं बनी रहेंगी तब तक सोने में नमी नजर नहीं आएगी, कहीं पे रुकावट नजर नहीं आएगी। थोड़ा सा वैक्सीन के मौजूद हो जाने से अनिश्चितताएं कम होने लगी थी, जिससे सोना थोड़ा मोमेंटरीली नीचे आने लगा था। परंतु मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर सोना ऊपर ही है, क्योंकि ये इराक युद्ध के समय में भी सोना बढ़ा था तो लोगों का मानना था कि वापस गिर जाएगा। फिर जब 2008-10 के रिसेशन, 11-12 के रिसेशन देखने को मिले थे, तब भी ऐसा मानना लग रहा था कि सोना एक बार बढ़ रहा है फिर बाद में गिर जाएगा। परंतु सोना ने लॉन्ग टर्म में कभी भी वापस नीचे की नीचाइयां वापस नहीं आती हैं। एक बार जो चीज बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो वहीं खड़ी हो जाती है। और जो असली इजाफा जो 2-4 दिन में देखने को मिला है वो रुपए में काफी गिरावट देखने को मिली है। 72 से रुपया 75 हो गया है। मतलब अंदाजन मान के चले तो 4% रुपया गिर गया है। और जब तक ये लॉकडाउन या फिर हमारे कोविड के इश्यूज चलते रहेंगे भारत में, तो जो रुपये की गिरावट है वो भी सोने की बढ़त को फ्यूल करती रहेगी। तो दोनों चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़त जो है और रुपए में जो गिरावट है, दोनों चीजों का आज की तारीख में कोई भी रुकाव नजर नहीं आता। तो ऐसा ही मानना है मेरा कि सोना 60,000 नजर आता है, मे बी अनदर 6 मंथ्स, जब तक ये चीजें सेटल नहीं होती। लेकिन राहुल जी, जब लोग बाकी चीज़ों में निवेश करते हैं और जब हम कह रहे हैं कि आप सोने में निवेश कीजिए, उसके पीछे क्या कुछ वो तर्क हुए, क्या कुछ वो रीजंस हैं कि लोग जो है हमारे जो भारतीय निवेशक हैं वो सोने को सेफ माने और सोने में गोल्ड में निवेश करें? क्या कुछ उसके पीछे तर्क दिए जा सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल करेंसीज जितनी हैं वो हर देश के आंकड़ों से संबंधित है। सोना जो है वो किसी भी आंकड़ों से संबंधित नहीं है। सोने के पीछे कोई कोविड के नंबर्स नहीं है। जैसे अमेरिका है, यूएस डॉलर से रिलेटेड है, तो वहां पे कोविड के नंबर्स हैं कि एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन लग रही है। ये सब अनिश्चितताएं उन चीजों से रिलेटेड है, चाहे वो भारत है चाहे वो चाइना है। इन सब में कोई लोग उन करेंसी से जुड़े हुए हैं, परंतु सोना किसी देश का सिंबॉलिक नहीं है, वो इंटरनेशनल करेंसी है। तो उसको देखते हुए आखिरी में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो कुछ ना कुछ पार्ट अपनी इन्वेस्टमेंट का सोने में पार्क कर रहे हैं कि यदि कोई करेंसी टूटे तो ऐसी कोई सेफ करेंसी मौजूद रहे जो कि उनको उनकी वैल्यू में, उनके मूलधन के अंदर कोई बहुत गिरावट ना दिखा दे। तो जब तक ये अनिश्चितता रहेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि 2022 के एंड से पहले हम इसको बिल्कुल खत्म होते हुए देख रहे हैं, तब तक सोने में गिरावट के साथ साथ मोटा मोटी बढ़त आती रहेगी।
फ्लक्चुएशन तो चलती रहती है, परंतु सोना इन अनिश्चितताओं के रहते गिरावट नहीं देखने को दिखाएगा, मेरा ऐसा मानना है। एक सर थोड़ा सा ये हो जाता है कि देखिए जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एक तो सस्ती मिले, इसके जो भाव हो वो सस्ता मिले ताकि हम इसे निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने के बाद फिर वही निवेशक चाहता है कि रिटर्न भी उससे ज़्यादा मिले। तो एक तरफ तो आप निवेशक हैं, आप चाहते हैं कि सस्ते में मिल जाए, और फिर कुछ देर के बाद आपको लगता है कि इसका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिले। कैसे इसको देखा जाए? आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आदमी खरीदते हुए कहता है चीज बहुत सस्ती मिल जाए और चाहता है खरीदते ही एकदम बढ़ जाए। हम्म। परंतु इसको एक मैक्रो या मोटा मोटा देखा जा सकता है। देखिए, जैसे सोना जैसे अभी गिरा था 44, 45, 46 तक नीचे गिरावट देखने को मिली थी, तो जितने भी डिप्स आए उस पर खरीदा जाए। और साथ में ये जरूर बात है कि भाई सोना अगर आप चाहते हैं कि आपकी नुकसान कम से कम रहे, तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी या फिर बुलियन के फॉर्म में खरीदें। तो उसमें जो खरीदने का जो खर्चा है, चाहे वो मेकिंग चार्जेस के फॉर्म का है, चाहे वो किसी भी फॉर्म की ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है, वो कम से कम रहती है। और जहां तक बढ़त है, बढ़त तो अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दोबारा वेव 2 इंडिया से लेके हर देश में दिख रही है, तो बढ़त को तो वो एकदम फ्यूल करेगी ही करेगी। जैसे इंडिया में अब हमें दिख रहा है कि शहर बढ़ते जा रहे हैं जिनमें लॉकडाउन की बातें हो रही है। महाराष्ट्र से चालू हो रही थी, अब दिल्ली में भी नाइट लॉकडाउन है, पंजाब में भी नाइट लॉकडाउन की बातें हैं। तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा शहर इसकी चपेट में एक बार आएंगे, तो बढ़त अपने आप दिखने लगेगी। फुल लॉकडाउन तो मुझे लगता नहीं कि अब कहीं पे भी दिखने का कोई स्कोप है, परंतु लॉकडाउन सोने को फ्यूल कर रहे हैं, ये एकदम फैक्चुअल सिचुएशन है, भारत की भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी। परंतु खरीदते समय मुझे लगता है कि या तो अगर इलेक्ट्रॉनिकली खरीदा जाए तो नुकसान सबसे कम रहता है, और उसमें आप निचले स्तर अपने डाल भी सकते हैं। मान लीजिए इस समय सोना 48,000 आ रहा है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली खरीदते हैं तो आप वहां पे बिड डाल सकते हैं, यदि 48 आ जाए रात में या कभी भी तो मुझे मिल जाए। तो वो एक तरीके इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स जो है खरीदने के, वो आपको उन चीजों के अंदर काफी हेल्प करते हैं। ठीक है। और जहां तक आपका ये कहना है कि वो खरीदते ही बढ़े, तो आज तो बढ़ने का माहौल है ही। अनिश्चितताएं जो पिछली 4 अनिश्चितताएं देखने में रही, खाड़ी युद्ध था या अमेरिकन डिप्रेशन था, या फिर जो इंटरनल सऊदी के पीछे जो सिचुएशंस थी, इन सब अनिश्चितताओं के अंदर सोना बढ़ गया। और चौथी अनिश्चितता अब आज की तारीख में जो कोरोना है, जी। तो अनिश्चितताएं सोना को बढ़ाता है, ये एकदम साफ है। और खरीदने का जो तरीका है वो यही एक तरीका है कि आप कम से कम मतलब सोने के अलावा वाली चीजें, चाहे वो स्टोन्स हो चाहे वो डायमंड्स हो, वो कम से कम लगे हुए खरीदेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिकली खरीदेंगे तो आप उसमें स्तर भी डाल सकते हैं अपने कि किस तरह के ऊपर आपको खरीदना है, हाँ, वो आते ही आपको जी जी। सोना मिल जाता है। लेकिन राहुल जी, बहुत से दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि जैसे डॉलर के भाव, रुपये के भाव हर रोज तय होते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सोने का जो भाव है वो हर रोज के हिसाब से, आप लोग जो जानकार हैं कैसे इसको समझाएंगे, किस तरह से तय होते हैं सोने के भाव? देखिए, भारतीय सोने का दाम जो है वो एक बात है, और वो दो चीजों से मिलके बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सोने का दाम और डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट। अब ये तीनों चीजें आज की तारीख में हर समय हिलती रहती हैं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सोने का दाम है वो तो 24 घंटे ट्रेड होता रहता है एक्सचेंजेस के ऊपर, अलग अलग एक्सचेंज पे। तो जैसे आज की तारीख में सोने का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1742-43 डॉलर है, तो वो 24 घंटे चलता रहता है, केवल शुक्रवार की शाम को बंद हो जाता है। उसी तरह रुपया और डॉलर जैसे है, वो भारत के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होता है, बैंकों के बीच में ट्रेड होता है। उसके दाम भी जिस दिन चालू होता है बाजार, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम अंदाजन 4-5 बजे तक उसमें ट्रेडिंग चलती रहती है, वो भी आपको लाइव दाम दिखता है। जहां तक सोने का दाम भारतीय करेंसी के अंदर जहां तक बात है, वो इन दोनों का मिश्रण होता है, डॉलर एक्सचेंज रेट और साथ में अंतर्राष्ट्रीय दाम में, बाजार में सोने का दाम। इंडिया में भी गोल्ड प्राइस जो है वो MCX नाम के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है सोना, वो एक अंकेतिक रेट वहां पर रहता है, परंतु उसमें GST जुड़ा नहीं होता। जो 3% GST है जो आप MCX के दाम सोने के टीवी पे देखते हैं, उसमें 3% GST नहीं जुड़ा होता। तो यदि आप उसको जोड़ के अंदाजन हिसाब लगाएंगे, जैसे MCX की कल शाम की क्लोजिंग अंदाजन 46,600 के आसपास है, तो यदि 3% इसमें जोड़ दिया जाए तो अंदाजन 48,000 सोने का दाम भारतीय बाजार के अंदर इस तरीके से निकलता है। ठीक है, लेकिन चीजों के मिलके, हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा। राहुल जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या कुछ, जैसे कि आपने बताया कि फिजिकली गोल्ड आप खरीद सकते हैं और जो सबसे आसान तरीका है कि लोग जाते हैं दुकानों में और वहाँ पे खरीदते हैं जाके, ये तो एक निवेश का तरीका है। बाकी और कौन कौन से आज की तारीख में ऐसे विकल्प हैं जिनके जरिए लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, एक तो भारत सरकार ने गोल्ड बॉन्ड निकाले हैं और ये बहुत बढ़िया स्कीम है। आप किसी भी तरीके से सोना खरीदेंगे आपको ब्याज नहीं मिलेगा,
परंतु जो सरकार के जो गोल्ड बॉन्ड है या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इनके अंदर आपको सोने पे ब्याज मिलता है। मतलब यदि आपने भारत सरकार से 100 ग्राम सोना खरीदा उस बॉन्ड के आधार के ऊपर, तो साल के आखिर में 2.5 ग्राम सोना आपको ब्याज के फॉर्म में मिलेगा। और उसमें पारदर्शिता भी बहुत अच्छी है कि सरकार ने अपने दाम सरकार जब भी अपने बॉन्ड निकालती है तो एक दाम रख देती है, तो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन भी आपको हिट नहीं करती। रादर कई बार आपको फायदा हो जाता है कि सरकारी दाम यदि आपके बाजार के दाम से सस्ता हो जाता है तो आपको सस्ते में मिल जाता है। उसके बाद ईटीएफ्स हैं जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और अलग अलग बैंक्स हैं, सबने अपने ईटीएफ निकाले हुए हैं। मतलब वो अपने पास इसके बदले में फिजिकल सोना रखते हैं और आपको उसका एक एक्सचेंज के ऊपर एक यूनिट दे देते हैं, जिससे आपके पास वो सोना आपकी मलकियत में आ जाता है और कभी भी आप वो सर्टिफिकेट दिखा के उनसे सोना लेना चाहें तो आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें होंगी, पूरे पैसे देकर और सोना खरीद लेना। नहीं, क्या ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है क्या ईटीएफ? मतलब कि एमसीएक्स के ऊपर सोना खरीदना। ये जो राहुल जी मतलब ईटीएफ आपने बताया, क्या वो म्यूचुअल फंड की तरह होता है क्या? 46,600 है और आपने 2-3% पैसा रखवाया और पैसा रखवाने के बाद आपको आगे फ्यूचर के दिन के लिए सोना मिल गया बिना पूरे पैसे दिए। तो उस दिन जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, आप चाहें तो बाकी पैसा देकर सोना खरीद सकते हैं, वरना अगले एक्सचेंज के ऊपर, अगले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो जून का जैसे आपने अभी आज खरीदा और अगला मान लीजिए अक्टूबर का है, तो आपने जून वाला बेचकर दोबारा अक्टूबर वाला खरीद लिया। तो ऐसा करने से आपका पूरा पैसा भी निवेश में नहीं लगा और आपने कुछ ही पैसा देके अपने लिए सोने का दाम बुक कर लिया। तो ये एक सबसे सस्ता रेट है, परंतु इसमें आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज चढ़ता रहता है जब तक आप फिजिकली नहीं लेते। बल्कि उस मुकाबले में भारत सरकार का यदि आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं या जीएमएस खरीदते हैं, तो वहां पे सोना खरीदने से आपको ब्याज मिलता है। तो ये अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक मेथड हैं जिनके थ्रू बिना आप फिजिकली सोना लिए खरीद सकते हैं। और फिजिकल सोने के अपने एडवांटेज तो भारत में दिन और सालों में दिखते ही हैं कि लोगों के पास पर्सनली सोना इकट्ठा हो जाता है, ज्वेलरी इकट्ठी हो जाती है। ओवर द पीरियड कोई ऐसी स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस दिखता है तो उसके बदले में पैसा कन्वर्ट हो जाता है इमीडिएटली और लोग अपने निवेश का और अपनी पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ईटीएफ के बारे में बता रहे थे, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्या ईटीएफ जो है वो जैसे लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, एक एसआईपी होता है, क्या उसी तरीके से ये ईटीएफ होता है क्या गोल्ड में? देखिए, ईटीएफ में एसआईपी नहीं होता। ईटीएफ में आपको पैसा देके एक्सचेंज के ऊपर बिना फिजिकल लिए सोना मिल जाता है और उसमें कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि कोई और एक संस्था आपके लिए सोना फिजिकली अपने पास रखती है तो मेंटेनेंस चार्जेस लग जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स की तरह उसमें एसआईपी मॉडल नहीं है। उसके अंदर तो आपको आज की तारीख में जो ईटीएफ का पूरा दाम है वो देकर ही सोना खरीदना होता है। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपका पैसा लेकर अलग अलग तरह के शेयर्स में लगाते हैं। यहाँ पर तो बेसिकली आप सोना ही खरीद रहे हैं, केवल फर्क इतना है कि वो सोना आपको फिजिकली नहीं खरीदना पड़ रहा, तो फिजिकली कोई और आपके लिए रख रहा है, केवल इतना फर्क रह जाता है। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ काफी अलग चीजें हैं, इनमें काफी फर्क है। ठीक है। जो सर राहुल गुप्ता जी, जो छोटे निवेशक हैं या फिर जो चाहते हैं कि कम अमाउंट में हर साल कुछ ना कुछ सोना खरीदें, किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए जब वो इन्वेस्टमेंट करें सोने में? देखिए, छोटे निवेशक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सोना फिजिकल ना खरीदे, क्योंकि रिसेंटली 1-1 ग्राम के सोना डिलीवरी के मेथड्स आए हैं। काफी रिफाइनर्स ने भी इंट्रोड्यूस करे हैं और कुछ एजेंसीज ने भी, सरकारी एजेंसीज ने भी इंट्रोड्यूस करे हैं। तो क्योंकि छोटी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई गलत चीज हो जाने का स्कोप बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, छोटे निवेशक को तो जो चीज एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है, मान लीजिए यदि ईटीएफ ट्रेड हो रहा है तो उसी के फॉर्म से खरीदें, जिससे कि किसी भी तरह का असमंजस ना रहे और कंफ्यूजन ना रहे। और या फिर जो मेरे ख्याल से कुछ पेमेंट बैंक्स हैं, उन्होंने भी अपना सोना इंट्रोड्यूस कर दिया है। मेरे ख्याल से पेटीएम सोना बेच रहे हैं अपने ऐप के थ्रू। तो उसके अंदर आप ऐप के ऊपर जाके खरीद लें तो कम से कम आप एक गुणवत्ता के तरीके से चीज आराम से खरीद सकते हैं। फिजिकली यदि आप कहीं किसी से खरीदते हैं तो शायद मुझे लगता है कि पीस में प्योरिटी वगैरह ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो यदि 1-2 ग्राम तक का निवेश है, 5 ग्राम तक का निवेश है, तो बेस्ट है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको खरीदें। हाँ, जहाँ निवेश की क्वांटिटी ज्यादा है वहां पर फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफी पड़ जाती है ईटीएफ वगैरह के अंदर। वहां आपको फिजिकल खरीदने में, अपने पास स्टोर रखने में वो चीज ज्यादा फायदेमंद रहती है। आपका एनुअल कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं रहता है। या फिर यदि भारत सरकार से खरीदें तो ब्याज भी आ जाता है।
बिल्कुल, लेकिन देखिए चूँकि जो निवेशक हैं उनके पास और भी मार्केट में बहुत सारे निवेश के ऑप्शंस हैं। मेरा सवाल ये है कि सोने में, गोल्ड में निवेश करना उनके लिए कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है? देखिए, आज की तारीख में जो अनिश्चितता का माहौल है, उसके अंदर व्यापार बहुत स्टेबल नहीं है। तो जब तक व्यापार बहुत स्टेबल नहीं है, ऐसे में जो और निवेश के ऑप्शंस हैं, वो बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। जैसे कि भारत में ज़मीनों के दाम बहुत बढ़े हैं पिछले 20-25 सालों के अंदर। अब आज की तारीख के अंदर क्योंकि व्यापार बहुत विकसित तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बहुत व्यापार नहीं है बाजार के अंदर, तो नया प्रॉपर्टी एक्विजिशंस नहीं है, तो प्रॉपर्टी में भी बहुत ज़्यादा बढ़त के आसार नहीं दिखते। फिर जो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप अलग-अलग और व्यापारों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी चीज़ फ्लक्चुएटिंग है कि यदि मान लीजिए जैसे पीछे नॉर्मलाइज़ हो गई चीज़ें, तो स्टॉक मार्केट बढ़ गई। अब एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ अब आज की तारीख के अंदर जैसे वापस लॉकडाउन की सिचुएशन आने लगी, तो वापस स्टॉक मार्केट गिर गई। तो सोने में उतनी फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है जितनी बाकी एसेट क्लासेस के अंदर आज की तारीख में आ रही है। तो जब तक ये अनिश्चितता का माहौल है, तब तक सोने में कुछ नहीं तो 30-40% अपनी कैपिटल का निवेश करना बड़ा क्रिटिकल है। और यदि इन्फ्लेशन दिखता है अनिश्चितता खत्म होने के बाद, तो उस समय में सोने से यदि आप वापस अपनी करेंसी में बदलाव लाएंगे या किसी और एसेट्स में लाएंगे, तो मुझे लगता है भारी मात्रा में फायदा होना चाहिए। एग्जाम्पल ये है कि आज आपने 50,000 का सोना खरीद लिया, अब सोना तो मान लीजिए 50 से 60 हो गया, परंतु यदि आप कोई और एसेट खरीद लें और जिसमें कि बाद में डेप्रिसिएशन, मान लीजिए अब अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं लॉकडाउन की वजह से, और यदि आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, वो 50 का था और 30 का रह गया, तो अल्टीमेटली आप स्टैंड टू गेन हो गए। आपके पास हाथ में 60 लाख रह गए और वो फ्लैट जो आप 50 लाख का खरीदना चाह रहे थे वो 30 का रह गया, तो प्रैक्टिकली आपके पास डबल एसेट एक्विजिशन हो गया। तो इस टाइम पे 30-40% एलोकेशन मुझे लगता है अच्छा रिटर्न देगा और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी बड़ा स्ट्रांग रहेगा सोना खरीदने का अब से आगे के समय। ठीक है, लेकिन राहुल गुप्ता जी, आपने म्यूचुअल फंड की बात की और बहुत से लोग इतने ये फेमस हो चुके हैं, एसआईपी के जरिए लाखों करोड़ लोग निवेश करते हैं, लेकिन जब गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात आती है, बहुत से लोग हालांकि नहीं समझते हैं। अगर आप समझाना चाहें ये गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे इसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं? देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड तो केवल सोने में ही इन्वेस्ट करेगा या सोने के अलग अलग प्रकारों के अंदर इन्वेस्ट करेगा या मान लीजिए गोल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। परंतु जो जनरल म्यूचुअल फंड्स हैं और जो स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, वो अपने लिए एक वाइडर क्लास क्रिएट करके रखते हैं, वाइडर स्टॉक मार्केट्स क्रिएट करके रखते हैं, वाइडर कमोडिटीज क्रिएट करके रखते हैं, तो जिसका फायदा या नुकसान वेटेड एवरेज होकर उस चीज का मिलता है। बट सोने के म्यूचुअल फंड का अगर सिर्फ प्योर सिर्फ प्रेशियस मेटल सोने की ही बात करें, तो वो यदि म्यूचुअल फंड सारा पैसा सोने में ही लगा देगा और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रखेगा, तो आपके रिटर्न और सोना फिजिकल खरीदने के रिटर्न बराबर रहेंगे। वो बात अलग है यदि कोई म्यूचुअल फंड सोने में ट्रेडिंग करता है, मान लीजिए कि वो ऑफर करता है कि आई विल बी ट्रेडिंग इनटू गोल्ड, जब जब नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, ऊपर जाएगा तो बेचूंगा, उसके रिटर्न सोने से ऊपर जा सकते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है क्या? सट्टेबाजी के जो निवेश हैं वो नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हाल में 56 से सोना मान लीजिए 45 हो गया था एक बार, तो उसको देखते हुए यदि म्यूचुअल फंड मान लीजिए अनवाइंड करने की कोशिश करता है तो वो नुकसान देखने को इन्वेस्टर के ऊपर आ सकता है। बट एज इन कंपैरिजन फिजिकल सोना जो है वो उसमें आपका अपना डिसीजन है। यदि आपने सोना खरीद लिया और 56 से 46 आ गया और आपको लगता है कि आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको अभी नहीं बेचना है, तो उसका हिट आपको इंडिविजुअली नहीं आ सकता। परंतु इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड तो वो किसी और के हाथ में वो डिसीजन रहेगा, उसका हिट अपने ऊपर आ सकता है। और अनिश्चितताओं के समय के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको पूरे पैसे मिले ना मिले, उसकी भी एक हमने एग्जांपल देखा है पिछले लॉकडाउन के अंदर कि म्यूचुअल फंड्स की फाइनेंशियल पोजीशन यदि हिट रहती है किसी भी प्रकार से, तो वो आपके एसेट क्लास को हिट कर सकती है। तो सोना खरीदना चाहिए तो मुझे लगता है केवल फिर वो सोने में ही निवेश होना चाहिए, चाहे वो ETF के माध्यम से हो, भारत सरकार के बॉन्ड्स के माध्यम से हो, भारत सरकार के GMS के माध्यम से हो, फिजिकल गोल्ड के माध्यम से हो, ज्वेलरी के माध्यम से हो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म चीज है। यदि ये आपने किसी और के डिसीजन के बेस के ऊपर किसी और फॉर्मेट में खरीद लिया, तो मुझे लगता है नुकसान होने का रिस्क है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिर्फ फिजिकल अपना सोना। तो लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ETF के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और ETF में कोई ज़्यादा अंतर होता है क्या?
देखिए ईटीएफ तो केवल ऐसा है कि एक संस्थान है, मान लीजिए एसबीआई है, तो उसने आपके लिए फिजिकली सोना वहां रख लिया और अपने यूनिट्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर दिए और आपने वो ईटीएफ का यूनिट खरीद लिया। तो प्रैक्टिकली आपका सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है और आपके डीमैट खाते में उसका एक एक यूनिट दिख रहा है। इट इज लाइक दिस। जहां म्यूचुअल फंड की बात आ जाती है तो म्यूचुअल फंड्स तो कई प्रकार के हो जाते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड अलग अलग व्यापारों में, सोने के व्यापारों में निवेश कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड अलग अलग फॉर्म के सोने में निवेश कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड गोल्ड की ट्रेडिंग वाले हैं। तो वो कई तरह के प्रकार हो जाते हैं, बट उसके अंदर आप प्रैक्टिकली केवल सोने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप किसी के डिसीजन और सोने दोनों में मिक्स करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ईटीएफ तो इज लाइक फिजिकल सोना खरीदना, बिल्कुल बराबर की सी ही बात है। हाँ, खर्चा जरूर रहता है साल का मेंटेनेंस का, परंतु वो सोने के फिजिकल खरीदने का ऑलमोस्ट आपको पूरा फायदा मिलता है। ओके, लेकिन तो इसमें दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, लेकिन जब टाइमिंग की बात आती है गोल्ड म्यूचुअल फंड की, किस टाइम में अच्छा निवेश इसमें रिटर्न मिल सकता है? टाइमिंग का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि किस वक्त हमें निवेश करना चाहिए, खासकर म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड में? देखिए गोल्ड में किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, अनिश्चितताएं जैसे ही आने लगे उस समय पे लगा देना सबसे अच्छा है। और जब अनिश्चितताएं जाती सी तरफ के ऊपर आए, या तो उस समय वापस उसको सेल करें, या फिर अनिश्चितताएं चले जाने के बाद जब मार्केट के अंदर वापस री इन्वेस्टमेंट आती है गोल्ड के अंदर, जब कोई अनिश्चितता खत्म हो जाती है, तो भी उसके बाद सोने में काफी भारी निवेश आते हैं। जैसे 2008 में जब अमेरिकन अनिश्चितताएं आई तो सोना एक बार बहुत बड़ी उछाल लिया उसने, फिर सोना वापस नीचे गिरा अंदाजन $1400-1500, और 2011-12 के अंदर सोना वापस $1900 के आसपास पहुंच गया। तो बेस्ट टाइम जो है एंटर करने का वो है अनिश्चितताएं की शुरुआत, निकलने का समय है अनिश्चितताएं जाने लगे, रिसीड करने लगे, वापस होने लगे, या तो तब या अनिश्चितता खत्म होने के और साल 2 साल बाद। मेरे को ऐसा समझ आता है कि ये एंट्री पॉइंट है और ये 2 एग्जिट पॉइंट जो एक आपको अच्छा रिटर्न जी, में दे सकते हैं। साथ दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिस पर कि लोग जानना चाह रहे होंगे आपके जरिए राहुल जी, कि टैक्स को लेकर क्या कुछ, क्योंकि ये कैपिटल, इसको आप जब खरीदते हैं इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है क्या, और टैक्स को लेकर क्या कुछ पूरा गैमेट है, जरा समझाएं इसको लेकर। देखिए आज की तारीख में भारत सरकार एक फायदा दे रही है इनकम टैक्स से रिलेटेड, कि जो आप गोल्ड बॉन्ड या कुछ खरीदते हैं इसमें जो ब्याज मिलता है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो प्रैक्टिकली वो जो 2.5% के आसपास का जो ब्याज है सरकार का, वो आपको जाके 3.5-4 के आसपास पड़ जाता है, एक आम एफडी वाले ब्याज के हिसाब से देखा जाए। मगर अगर आप सोना फिजिकल खरीद रहे हैं या किसी भी और फॉर्म में खरीद रहे हैं, जो कि ये स्पेशल मेथड जो भारत सरकार वाले हैं इसके अलावा है, तो उस केस में यदि आप 1 साल में उसे खरीद कर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अर्थ हुआ उसका कि पूरा कैपिटल गेन टैक्स, पूरा इनकम टैक्स। और जो दूसरा, यदि आप 1 साल से ऊपर उसको अपने पास रख लेते हैं, 3 साल से ऊपर यदि आप उसको अपने पास रख लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लगता है। तो उस केस में टैक्स की दर है जो है अंदाजन 20% है। तो आमतौर पे भारत में जो भी आदमी सोना खरीदता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए नहीं खरीदता। उसका ऐसा जो बिहेवियर पैटर्न है कंज्यूमर का, वो ऐसा नहीं है कि खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा। वो लॉन्ग टर्म खरीद के रखता है, जिससे कि 10 साल 15 साल में उसको एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो ले देकर आप 20% कैपिटल गेन टैक्स के ब्रैकेट में अपने आप को पाते हैं जब आप सोना बेच रहे होते हैं। और इनकम टैक्स में हर साल का सोने का एक रेट निकलता है कि अगर आपने मान लीजिए 2001 में खरीदा तो सरकार उसका रेट मानती है मान लीजिए 5,000, राहुल और जी आपने बेचा 2020 के अंदर तो उसका भी एक भाव होता है। तो मोटा मोटी उसके जो डिफरेंस है उसका 20% का कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लग जाता है। हाँ, परंतु जो ये स्पेशल जो सरकार ने स्कीम निकाल रखी है गोल्ड बॉन्ड वाली और गोल्ड मोनेटाइजेशन वाली, यदि आप उसके फॉर्म में खरीदते हैं तो आज की तारीख में आपको कोई ब्याज पे टैक्स नहीं है, आपकी बढ़त पे भी टैक्स नहीं है, जो कि एक बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन है। ठीक, मतलब आप और चीजों के मुकाबले उसके रिटर्न को 33% एक्स्ट्रा मान सकते हैं अगर आप सरकार के माध्यम से वो चीज करें। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में, हमारे साथ है पुष्पेंद्र पटेल जो कि इस वक्त दिल्ली से फोन पे लाइन पर मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे अभी निवेश करना शुरू करना है, अपनी जर्नी को शुरू करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद मेरे पास करीब नहीं तो 30 से 35 लाख रुपए हो, जिससे मैं अपना एक घर ले सकूं। तो उसके लिए मेरे लिए क्या अच्छा होगा? गोल्ड में इन्वेस्ट करना, या मैं एसआईपी शुरू कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में?
या तो मैं शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू करूं, राहुल जी। और मैं महीने के 10 से 15 हजार रुपए मतलब कर सकता हूं। ठीक, राहुल जी जरा बताइए। देखिए, आज की जो पोजीशन है उसके अंदर स्टॉक्स नीचे हैं और सोने के दाम बढ़ती हुई स्प्री के ऊपर हैं, और ऐसा लगता है कि साल भर तक दाम बढ़ते हुए से नजर आते हैं सोने के। तो इस पोजीशन के हिसाब से तो आज की तारीख में सोने का निवेश ठीक लगता है। पिछले 15 साल 20 साल की पोजीशन ये है कि सोना 5,000 से 50,000 पे, तो आप 35 लाख रुपए अपना वैल्यू टारगेट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू, आज से 15 साल बाद। तो यदि मान के चलें कि पहले के मुकाबले में आपको कम रिटर्न भी मिले, तो आपने अगर 5-6 लाख रुपए इस दौरान इन्वेस्ट करे जिसने आपको इसी तरह का सिमिलर रिटर्न दिया, तो आपके पास 35 लाख होने चाहिए। और आज के सोने के दाम के हिसाब से ये, अगर आप 5 लाख का सोना माने तो अंदाजन 100 ग्राम सोना बनता है ओवर द पीरियड जो आप इन्वेस्ट करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हर महीने, मान लीजिए अगर ETF फॉर्मेट में या किसी फॉर्मेट के अंदर सोना खरीदना स्टार्ट करते हैं 1 ग्राम से लेके या 5 ग्राम तक, तो अगले मान लीजिए साल भर में ही आपके पास 100 ग्राम सोना इकट्ठा हो जाना चाहिए। और अगर आप उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू 35 से भी आगे ऊपर चली जाएगी। तो मेरा तो मानना यह है कि सोने में यदि निवेश करा जाए स्मॉल क्वांटिटीज से, इस समय से आप स्टार्ट करें तो ये अच्छा समय है, और शॉर्ट टर्म में भी आपको उस तरह के रिटर्न दिख सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पुष्पेंद्र जी को अपना जवाब मिल गया होगा, लेकिन समय की कमी है। राहुल जी, एक आखिरी सवाल वो कि जो सरकार जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई है, इससे जो निवेशक हैं उनके नज़रिए से देखा जाए तो उन्हें क्या कुछ फ़ायदा है, और सरकार को इस स्कीम के जरिए क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी चीज़ 3-4 साल पहले आइडेंटिफाई करी। उन्होंने इस बात का हिसाब लगवाया कि देश में अंदाजन कितने का सोना है, और उस समय वैल्यूएशन आ रही थी अंदाजन $1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर की बात होती है। इतनी बड़ी वैल्यू का सोना देश में था। तो उन्होंने, मेरे को लगता है उन्होंने देखा कि हम विदेश से लोन ले रहे हैं या फिर अपनी जो कैपिटल है और कई तरह से रेज कर रहे हैं, तो उसकी जगह यदि सोना जो है ये भारत में से ही निकल के और सरकार के हाथ में आ पाए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उसके से देश को कहीं से पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा और अपने ही देश के लोगों को रिटर्न देने से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तब गोल्ड मोनेटाइजेशन और गोल्ड बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपके पास जिस भी प्रकार का सोना है, आप वो सरकारी डेजिग्नेटेड एजेंसीज को दे सकते हैं। वो रिफाइन करके आपको सोना बता देती है टोटल कितना बनता है। और जहां तक गोल्ड बॉन्ड है, वहां तो आप केवल पैसा देके सोना ले लेते हैं। दोनों के अंदर आपको ब्याज मिलता है, जो ब्याज इनकम टैक्स जिस पे नहीं लगता, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास एक ऐसा फॉर्म में सोना आ जाता है कि सोना भी आपका इंटैक्ट रहता है, मतलब उसकी जो बढ़त है वो भी आपके घर में आती है और ब्याज भी आता है। तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज स्कीम है जो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और गवर्नमेंट ने लोगों को ऑफर करी, और धीरे धीरे लोग इसमें मुझे लगता है काफी हद तक शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए, आज इतना ही समय हमारे पास कार्यक्रम में है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप इस कार्यक्रम में आए और हमारी इन तमाम बातों का हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।